आपका कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। इस वक्त हम बात करेंगे बिहार की, जहां महाराष्ट्र के बाद हलचल तेज होती जा रही है। जेडीयू में टूट के दावों के बीच राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली। हरिवंश नारायण को जेडीयू ने ही राज्यसभा भेजा था। अब इन दोनों की मुलाकात के सियासी मायने क्या हैं? क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? इसकी अटकलें अब तेज हो रही हैं। इस पर अब चर्चा तेजी के साथ हो रही है कि क्या बिहार में भी कुछ वैसा ही होगा जैसा महाराष्ट्र में हुआ था। ये मुलाकात अगर हुई है तो 1.5 घंटे तक क्या हुआ, इस पर भी चर्चा संभव है। अब हम बात नीतीश कुमार की कर रहे हैं, तो आइए आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार क्या मूव अब आगे करने वाले हैं। यूपी नीतीश कुमार आ सकते हैं, ऐसा जरूर लग रहा है। फूलपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। फूलपुर सीट की बात करें तो कुर्मी बाहुल्य सीट है, ऐतिहासिक सीट है। संभावना यहां पर मजबूत है नीतीश कुमार की। मिर्जापुर सीट की अगर बात करें तो ये कुर्मी बाहुल्य सीट है। अनुप्रिया पटेल यहां पर मौजूद हैं, मजबूत हैं। संभावना इसलिए नीतीश कुमार की कम है। नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में आके चुनाव लड़ सकते हैं, चुन सकते हैं फूलपुर सीट को, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश क्यों आना चाहते हैं, फूलपुर सीट से चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? क्योंकि कुर्मी जो यहाँ पर समाज है वो ज्यादा स्ट्रांग है। अब कास्ट पॉलिटिक्स अगर आपको हम समझाएं फूलपुर सीट की, तो 19% दलित वोटर्स हैं, 13% कुर्मी, मुस्लिम 13%, सवर्ण 23% वोटर फूलपुर सीट पर हैं। जबकि आप मिर्जापुर सीट की बात करेंगे तो दलित वोटर्स 26% हैं, कुर्मी वोटर्स की बात करें तो 12% हैं, मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो 9% हैं, सवर्ण की बात करें तो 20% हैं। नीतीश कुमार को लेकर एक तरफ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के बाद बिहार में जो सियासी अटकलें तेज हुई हैं, इस बीच राज्यसभा के उपसभापति का उनसे मिलना, इसके क्या मतलब है, आइए इसी पर करेंगे चर्चा। हर्षवर्धन जी, ये बैठक क्या कहती है? इस बैठक से क्या हो सकता है? क्या कुछ बड़ा होगा बिहार की राजनीति में? देखिए, नीतीश कुमार तो इसी के लिए अब एक समय में वो जाने जाते थे कि लालू जी से लड़ते हैं। अब तो पिछले 5-7 सालों में वो जो जाने जाते हैं वो इसलिए जाने जाते हैं कि अच्छा कभी भी वो अपने साथ वाले से नाराज होकर दूसरे के साथ चल देंगे। तो हालांकि वो कहा था तेजस्वी जी ने और तेज प्रताप जी ने, पलटू चाचा, लेकिन उनकी छवि वही बन गई। अब हरिवंश जी को लेकर जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड ने उनको अपनी पार्टी से बाहर नहीं किया, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ राष्ट्रीय गठजोड़ बना रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता करके भाजपा को 100 सीटों पर समेट रहे हैं, और उनकी पार्टी का सांसद राज्यसभा में, वो राज्यसभा के उपसभापति हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए दिखते हैं। बाकायदा मंचों पर हरिवंश जी के जो भाषण होते हैं वो बताते हैं कि कैसे 9 साल में ये देश बदल गया और उस देश बदलने के पीछे नरेंद्र मोदी जैसा नेता है। अब उन हरिवंश जी को अगर 1.5 घंटे का समय नीतीश कुमार जी दे रहे हैं तो क्या भतीजों ने फिर ज्यादा दबाव बना दिया? अच्छा, भतीजे बड़ा परेशान कर रहे हैं आज देश भर में। देखिए, बिहार और महाराष्ट्र ये दोनों भाजपा के लिए एक तरह से कहें थोड़ी मुश्किल वाली थी। दोनों जगह भतीजे ही उनको उबारेंगे, चाहे वो अपने साथ लाके चाहे वो धक्का देके। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भतीजों ने फिर धक्का देना शुरू कर दिया है और नीतीश कुमार एक बार फिर से वो वाला रास्ता तलाश रहे हैं? क्योंकि उनके लिए तो बड़ा अच्छा है ना, वो गजब के व्यक्ति हैं। ऐसा व्यक्ति राजनीति में होता नहीं कि जिस तरफ जाते हैं उसी तरफ वाले कहने लगते हैं कि नहीं नहीं हमारे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से 23 जून की बैठक हुई, बेंगलुरु की बैठक के पहले विपक्षी एकता तार तार हो गई, महाराष्ट्र हो गया, अब नीतीश जी का मन बदल सकता है, मैं तो यही कहूंगा। तो क्या कोई संदेश लेकर जा सकते हैं विनोद जी? अगर हरिवंश जी की मुलाकात हो रही है नीतीश कुमार से, तो क्या कोई संदेश है जो उन तक पहुंचाना है, या उनका संदेश वहां तक पहुंचाना है जहां से उनका गठजोड़ फिर हो सकता है? देखिए, हरिवंश जी और नीतीश जी के व्यक्तिगत रिश्ते बहुत करीबी रहे हैं लंबे समय से। और जब हरिवंश जी पत्रकार थे और नीतीश जी राजनीति में थे, और राजनीति में नीतीश जी जब मतलब कोई बहुत प्रमुख भूमिका में नहीं थे, मात्र जब वो विधायक बने 1980 में और उसके बाद सांसद बने, फिर केंद्र में वीपी सिंह सरकार मंत्री रहे, उस दौर से ही हरिवंश जी के रिश्ते बहुत पुराने रिश्ते थे। बाद में हरिवंश जी ने जनता दल यू ज्वाइन किया 2015 में। वो उनका पूरा जो मैनिफेस्टो था नीतीश कुमार का, जेडीयू का या आरजेडी और महागठबंधन का जो पूरा न्यूनतम साझा कार्यक्रम था, ये सब हरिवंश जी ने तैयार किया था और वो पूरा उनका कार्य देख रहे थे। नीतीश जी ने उनको राज्यसभा भेजा। राज्यसभा भेजने के बाद दूसरा कार्यकाल उनको
मिला। फिर वो जब वो राज्यसभा के उपसभापति बने तब भी नीतीश जी के ही कहने पर बीजेपी ने उनको कैंडिडेट बनाया और जिताया और जीते वो। जब नीतीश जी अलग हुए एनडीए से और वापस गए आरजेडी के साथ, तब हरिवंश जी पर बड़ा दबाव था कि वो वही करें कि नीतीश जी के हिसाब से वो वापस इस्तीफा दे दें राज्यसभा के उपसभापति से और अपने दल में साथ रहें। लेकिन हरिवंश जी ने वही किया जो दादा सोमनाथ चटर्जी ने किया था लोकसभा में, जब सीपीएम ने समर्थन वापस लिया और प्रकाश कारत ने बहुत दबाव डाला कि सोमनाथ चटर्जी इस्तीफा दे दें। लेकिन सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि मुझे तो सारे सांसदों ने चुना है, मैं अकेले सीपीएम ने तो नहीं चुना है, इसलिए मैं रहूँगा। हरिवंश जी के साथ वो नौबत तो नहीं आई, उनको कोई बयान तो देना नहीं पड़ा, लेकिन इतना जरूर उन्होंने मैसेज दिया कि संवैधानिक पद पर है। अभी जो मुलाकात हुई 1.5 घंटे, इसके पहले करीब 7-8 महीने पहले बिहार में एक कार्यक्रम था जिसमें तमाम सारे विधानसभाओं के और अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का सम्मेलन हुआ था। उसमें नीतीश जी ने उसका उद्घाटन किया था। वहाँ नीतीश जी और हरिवंश जी की कुछ थोड़ी देर की मुलाकात हुई थी। ये बात मुझे हरिवंश जी ने खुद बताई थी कि नीतीश जी मिले थे। उसके बाद फिर दोनों के बीच में वहाँ उनसे ज़रूर ये बात हुई कि भाई आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया या क्यों, तो उन्होंने कहा कि चूँकि पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह जी ने बयान दे दिया था कि वो संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद पर वो बने हुए हैं, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये सब बातें हुई। पार्टी से जेडीयू ने उनको कभी नहीं निकाला। अब 1.5 घंटे में क्या बात हुई है ये तो मैं नहीं कह सकता क्या बात हुई है, लेकिन ये ज़रूर है कि दोनों मिले हैं, गुलदस्ता दे रहे हैं एक दूसरे को और बड़ी गर्मजोशी से मिल रहे हैं। तो अब या तो सामान्य शिष्टाचार मुलाकात है, बहुत दिनों बाद दो दोस्त मिले और गपशप कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में आमतौर पर इस तरह की मुलाकातों को भी राजनीतिक मुलाकात ही माना जाता है। तो अब मेरे पास कोई बहुत न सूचना है न कोई इस तरह की वो है कि वो कोई संदेश लेके गए यहाँ का मोदी जी का या अमित शाह जी का या बीजेपी अध्यक्ष का कि भाई आप इधर आ जाइए, या खुद अपनी स्थिति उन्होंने स्पष्ट की कि भाई मेरी ये मजबूरी रही इसलिए मैं वहाँ बना हुआ हूँ, हमारे आपके व्यक्तिगत रिश्ते जो है बने रहेंगे, उनमें कोई खटास नहीं होगी। अब इन दोनों में से क्या बात हुई, मुझे एक चीज़ जरूर लगती है कि नीतीश जी अब जितना आगे बढ़ गए विपक्षी एकता को, हालांकि बात सही है कि वो कब कहाँ क्या अभी तक का जो उनका राजनीति का जो शैली रही है उसमें कुछ भी कहना पूरे जोर से बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे इतना लगता है कि विपक्षी एकता के मामले में इतना वो आगे बढ़ चुके हैं कि अब लौट कर वापस बीजेपी के साथ जाएंगे और वापस वो पूरा वो करेंगे। मुझे थोड़ा सा इसकी संभावना कम नज़र आती है। बाकी राजनीति है और जिस तरह की राजनीति देश में हो रही है कि कौन कहाँ कब चला जाए उसके बारे में मैं कोई निश्चित रूप से कहाँ चला जाए ये संदेश तो नीतीश कुमार भी दे रहे हैं। एक छोटा सा मैं आपसे ये समझना चाहूंगी प्रदीप जी, छोटी सी बात कि नीतीश कुमार अगर यूपी आ रहे हैं, बार बार फूलपुर सीट की चर्चा हो रही है, तो वो यूपी क्यों आना चाहते हैं, बिहार में क्यों नहीं रहना चाहते? यूपी में आके क्या वो सांकेतिक चुनौती पेश करना चाहते हैं पीएम के सामने? भाई यूपी आना चाहते हैं उसका एक मतलब ये हो सकता है कि अगर वो यूपी बिहार दोनों से नहीं लड़ते तो कि बिहार में वो सुरक्षित महसूस नहीं करते, मतलब सीट के लिहाज से। दूसरा, यूपी बड़ा स्टेट है, वहाँ से मैसेज जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़े, उसका एक मैसेज गया, एक बात। लेकिन कभी यूपी या बिहार के नेताओं को अगर आप देखें, मुलायम सिंह कभी एक भी यादव नेता को जिता नहीं पाए बिहार में और लालू प्रसाद यादव कुछ नहीं कर पाए उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए नीतीश कुमार कुछ आएंगे। अभी उन्होंने विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट खड़े किए थे, 0.01% वोट मिला है। तो उसके आधार पर वो आए तो बड़ा स्वागत है उनका, बाकी सबको करना चाहिए। लेकिन देखिए बिहार की राजनीति में बदलाव होने वाला है। कल चार्जशीट, एडिशनल चार्जशीट फाइल हुई है तेजस्वी यादव के खिलाफ, और आप याद कीजिए लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जैसे ही चार्जशीट फाइल हुई, नीतीश कुमार सबसे आगे थे उनका इस्तीफा मांगने वालों में, दबाव बनाया और लालू प्रसाद यादव को इस्तीफा देना पड़ा। तो चार्जशीट के बाद किसी भी नेता के लिए जो मंत्री पद पर है या उप मुख्यमंत्री, उसके लिए बने रहना बहुत मुश्किल होता है। मुझे जो याद आ रहा है वो केवल जयललिता का मामला है कि चार्जशीट के बाद भी ये जो खबर आप बता रहे हैं इसी की डिटेल हम बता देते हैं दर्शकों को। तेजस्वी यादव का चूंकि आपने जिक्र किया है कि तेजस्वी यादव जेल जाने का ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, उनका ग्राउंड तैयार हो रहा है दिल्ली में। लालू परिवार की मुश्किलें जल्द ही बढ़ने वाली हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें 17 लोगों को आरोपी बनाया गया है। दावा है कि घोटाला तकरीबन 600 करोड़ रुपए का है। रेलवे में अयोग्य लोगों को नौकरी दी गई और बदले में उनसे सस्ते दामों पर जमीन ले ली गई।
12 जुलाई को लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई होनी है। चार्जशीट में जिन तथ्यों को शामिल किया गया है उसमें तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी भी संभव है। लालू परिवार के कई और चेहरों की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव का नाम चार्जशीट में शामिल हो चुका है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू राबड़ी जमानत पर हैं, जबकि सीबीआई तेजस्वी, लालू और राबड़ी से कई घंटों की पूछताछ कर चुकी है। लालू परिवार पर आरोप है कि 7 ऐसे डील हुए जिसमें मामूली रेट पर जमीन ले ली गई और बदले में 12 लोगों को रेलवे में नौकरी दे दी गई। करोड़ों की जमीन कैसे मामूली रेट पर अपने नाम कराई गई, वो आप देखिए। देखिए इस पर अब चर्चा हम करेंगे, चूंकि तेजस्वी यादव की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ रही हैं। चार्जशीट में नाम आ चुका है, ऐसे में बिहार की सियासत भी करवट बदल रही है। क्या चार्जशीट पे नाम आना हर्षवर्धन जी, तेजस्वी यादव का, हालांकि इस्तीफे की मांग सुशील मोदी की तरफ से कर दी गई, क्या ये भी एक वजह है कि बिहार की सियासत में हलचल है, नीतीश कुमार फिर से एक्टिव है? नहीं, निश्चित तौर पर। और नीतीश कुमार देखिए ये बात तो जानते हैं, वो तो बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी उन्होंने, और जो शुरुआती लड़ाई जो उन्होंने लड़ी थी, उन्होंने और सुशील मोदी ने लड़ाई लड़ी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ। जो दोस्ती बड़ी अच्छी नीतीश और सुशील मोदी की रही, बाद में भाजपा के नेता होके भी नीतीश जी के हुए रहे सुशील मोदी, उसमें भी एक बड़ी बात कही जाती है। अब सवाल यहाँ ये है कि जो वो जानते हैं, यानी लैंड फॉर जॉब जो स्कैम है वो उनके नेताओं ने किया था। ललन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो अब क्या वो जिस चीज को जान रहे हैं कि उसमें मामला ये है, जिसके कागज उन्होंने ही उस वक्त एजेंसियों को उपलब्ध कराए थे, अब अगर उस मामले में ये चार्जशीट आ रही तो कैसे वो कह देंगे कि अरे नहीं ये तो पूरी तरह से राजनीति है। और आप देखिए कोई बयान भी नहीं आया। आप राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भले कोई बयान देखें, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से तेजस्वी के बचाव में कोई बयान नहीं। अब अगर ये एजेंसियां अपना काम तेज करेंगी, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पर दबाव बनाएगी, विपक्षी एकता का जो एक कहें कि गुब्बारा था वो फूट गया, या जो हवा बनाई गई थी वो खत्म हो गई, तो नीतीश जी के पास विकल्प क्या बचता है? कोई रास्ता बचता है क्या? लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि अब वो किसी भी रास्ते जाएं, जहां तक वो पहुंच गए उनका भविष्य कोई अब है नहीं, भले ही वो कुछ दिनों तक मिले। लेकिन ये जो कहा जाता है ना कि शॉर्ट टर्म में क्या होगा, तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में लोकसभा चुनाव के पहले तक कुछ हासिल कर लें। देखिए अभी तक का तो रिकॉर्ड ये रहा है कि जिन पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई हुई वो ज़्यादातर बीजेपी की तरफ चले गए, तो उस हिसाब से तेजस्वी जी को जाना चाहिए बीजेपी के साथ कायदे से। तो बात हम लोग नीतीश जी को लाने कर रहे हैं कि नीतीश जी आ जाएंगे, नीतीश जी आ जाएंगे। नीतीश जी पे तो कोई कार्रवाई है नहीं। अभी जेडीयू का एक बयान मैंने देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा है कि तेजस्वी को इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है। ये जेडीयू के प्रवक्ता का बयान है। अब मुझे बार बार लगता है कि नीतीश जी जितना आगे चले गए हैं और जिस तरह वो उत्तर प्रदेश में फूलपुर, अभी आपने कहा फूलपुर, मिर्जापुर में तलाश रहे हैं, वो वापस एनडीए में लौट के आएंगे और लौट के आने के बाद उनकी क्या स्थिति रहेगी एनडीए में। जिस तरह एनडीए के नेता इस वक्त उनको एक खलनायक के रूप में पेश कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी मतलब क्या कहें राजनीतिक दुर्दशा कराने के लिए एनडीए में वापस आएंगे। वहाँ जहाँ हैं वो वहाँ जिस भी हालत में रहेंगे, लेकिन राजनीतिक रूप में एक स्टैंड वो ले चुके हैं। और अब बहुत ज़्यादा उनके पास इधर उधर करने की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि जैसे हम लोग शरद पवार की बात कर रहे थे, वो भी राजनीतिक पारी के अपने उस दौर में है जहाँ से बहुत ज़्यादा दाएं बाएं होना संभव नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि राजनीति के तकाजे के तहत वो रहेंगे विपक्ष के साथ। अब बिहार में क्या समीकरण बनता है, तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी होती है, फिर वो इस्तीफा देते हैं कि नहीं देते। अब तो जेल में रह के भी मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बन चुका है इस देश में। 6-6 महीने मंत्री लोग रहे, हमारी दिल्ली में ही रहे हैं। तो अब तो जेल में तेजस्वी जी, वो क्या कहते हैं, नवाब मलिक काफी दिन तक मंत्री बने रहे, अनिल देशमुख बने रहे। तेजस्वी की मुश्किलें सेंथिल बालाजी का मसला है। तो अब तो अगर गिरफ्तारी भी हो जाती है, जेल में भी मंत्री बने रह सकते हैं बिना विभाग के मंत्री। तो अब तो तेजस्वी जेल जाएंगे नहीं जाएंगे, आने वाले वक्त में क्या होगा, ये तो जब आगे अब चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई है, जब चलेगा मुकदमा, सुनवाई होगी, तो पता चलेगा कि आखिर कितनी मुश्किलें तेजस्वी की बढ़ सकती हैं। लेकिन इस बीच अगर हम सियासत की बात करें तो देखिए 2024 को लेकर तैयारियां तमाम विपक्षी दलों ने शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के अंदर 4 राज्यों का तूफानी दौरा करेंगे। मोदी के मेगा कैंपेनिंग की शुरुआत 7 जुलाई से होगी। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के रायपुर जाएंगे, जहां वो कई प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन और लोकार्पण करने के बाद जनसभा करेंगे। 7 जुलाई को ही प्रधानमंत्री यूपी के गोरखपुर में होने वाले गीता प्रेस के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। इसी दिन वो गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। 7 जुलाई को ही प्रधानमंत्री वाराणसी में कई योजनाओं का
भूमि पूजन और शिलान्यास भी करेंगे। तो ताबड़तोड़ दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश से वो शुरुआत कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री जाएंगे। छत्तीसगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश भी प्रधानमंत्री को आना है। गोरखपुर और बनारस में प्रधानमंत्री के ये कार्यक्रम है। प्रदीप जी, अगर गोरखपुर और बनारस को समझें तो गोरखपुर और बनारस सेफ कहा जा सकता है, सेफ सीट कही जा सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, लेकिन इसके बावजूद पीएम का वहां पर आना, अब इसे चुनावी साल से जोड़कर तो देखा जाएगा, आगाज अगर 2024 का करना, क्या संदेश जाता है? क्या बनारस और गोरखपुर के आसपास की जो सीटें हैं वहां तक इसका प्रभाव पड़ेगा? नहीं, बनारस तो जा रहे हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ के प्रोजेक्ट उद्घाटन होना है, कुछ का शिलान्यास होना है। गोरखपुर जा रहे हैं, गीता प्रेस के कार्यक्रम में जिनको जो है गांधी शांति पुरस्कार मिला है और कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस ने कहा कि ये पुरस्कार देना गोडसे को पुरस्कृत करने जैसा है। ये वो संस्था है जो पिछले 100 साल से इस देश की सेवा कर रही है, इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए, जिसको गोविंद वल्लभ पंत जो गृह मंत्री थे, केंद्रीय गृह मंत्री, वो भारत रत्न देने के लिए उनके पास गए थे। जो उनके जो संपादक थे हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी का कहा जाता था उनको, और पत्र लेकर गए थे। उस पर नेहरू जी सहमत थे और इसको इनिशिएट किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो उस समय राष्ट्रपति थे, और उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमसे ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं। बाद में पंत जी ने उनको चिट्ठी लिखी कि आपने ठीक ही किया, मुझसे गलती हुई, आप इस पुरस्कार से भी बड़े हैं। ऐसे व्यक्ति की संस्था, ऐसी संस्था के बारे में इस तरह का, इसलिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के जाने का एक बड़ा संदेश है पूरे देश के स्तर पर। वो केवल गोरखपुर से उसका संबंध नहीं है, क्योंकि गोरखपुर प्रेस, गीता प्रेस गोरखपुर में है, इसलिए गोरखपुर जा रहे हैं। वो अगर त्रिवेंद्रम में होता तो वहाँ जा रहे होते। तो इसलिए जो है उस संस्था का महत्व है, उस संस्था के काम का महत्व है, उस संस्था का योगदान। दुनिया में जहाँ भी रामचरितमानस, रामायण, गीता अगर प्रिंटेड कॉपी किसी घर में है तो कोई न कोई एक पब्लिकेशन जो है गीता प्रेस का जरूर है। 14 करोड़ भगवत गीता की प्रतियां छाप चुके हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि उनका काम कितना बड़ा है। किसी से डोनेशन नहीं लेते, ठीक है, जगह बेशक पुरस्कार गोरखपुर राशि है, लेने से मना कर दिया। हाँ, जगह बेशक गोरखपुर है, लेकिन इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर के बारे में प्रदीप जी कह रहे हैं, बिल्कुल शायद ही कोई ऐसा घर होगा भारतीयों में, खासकर हिंदू, सनातनी हिंदू, जिसके घर में गीता प्रेस गोरखपुर की कोई किताब ना हो। ठीक। और दूसरा ये भी सही है, हम सब ने सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को जितना जाना है, उसके बारे में जो ग्रंथ हैं, चाहे वो गीता हो, रामायण हो, रामचरितमानस हो, या जो भी हमारी संस्कृति और धर्म के जुड़े हुए ग्रंथ हैं, वो सब गीता प्रेस गोरखपुर में ही छपे हुए हैं। और बिना किसी उसके, महत्वपूर्ण चीज़ है, बिना किसी उसके मूल उसमें बदलाव के। कई बार गड़बड़ी की जाती है ना, दाएं बाएं तोड़ मरोड़ करके, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने जस का तस उसको छापा और उसकी टीकाएं भी लिखी, अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया है। अब ठीक है, एक विवाद से उनका कभी नाम जुड़ा था, बाद में उसमें भी क्लियर हो गए थे। इसको लेकर के कांग्रेस के जो नेता जयराम रमेश जी, उन्होंने ट्वीट किया, विरोध किया, जिसके बाद फिर पार्टी को लगा कि तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। तो उसके बाद से भी पार्टी चुप हो गई, खामोश हो गई। फिर आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे लोगों ने जयराम रमेश के खिलाफ ट्वीट कर दिया कि, तो मुझे लगता है इस तरह के पॉलिटिकल ब्लंडर कांग्रेस पार्टी से होते रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर एक ऐसी संस्था है जिसका राजनीति से, राजनीतिक दलों की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे में पीएम का वहां जाना, जैसा भी आप सब कह रहे हैं कि ये एक बड़ा संदेश है पूरे देश के लिए, गीता प्रेस के लिहाज से, गीता प्रेस के जरिए। एक तरफ देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉनस्टॉप मीटिंग्स कर रहे हैं। जुलाई में 2 दिन के अंदर 4 राज्यों को तूफानी दौरा वो कर चुके हैं, 4 राज्यों के। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की मीटिंग बार बार टल रही है। राजस्थान के चुनावी मिशन में लगे सीएम अशोक गहलोत को पार्टी हाईकमान के साथ मीटिंग करने दिल्ली आना था, लेकिन पैर में फ्रैक्चर के बाद उनका दिल्ली दौरा रद्द हो गया है। हालांकि अशोक गहलोत राजस्थान में एक्टिव हैं, पब्लिक मीटिंग्स और प्रोग्राम भी अटेंड कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की मीटिंग नहीं हो, ये भी पूरी कोशिश की जा रही है। फिलहाल देखकर ऐसा लग रहा है अशोक गहलोत दिल्ली की मीटिंग में शामिल नहीं होना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में जो हुआ, प्रदीप जी, क्या ये उसका वजह मानी जा सकती है, उसका रिफ्लेक्शन माना जा सकता है कि नहीं आना चाहते, दिल्ली की मीटिंग को अटेंड ही नहीं करना चाहते अशोक गहलोत? वो बार बार हाईकमान को संदेश दे रहे हैं
कि मुझे छोड़ दीजिए, बख्श मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँगा और चुनाव तक रहूँगा। आप कोशिश करेंगे, नाकाम हो जाएंगे। और 2-2, 3-3 बार कोशिश कर चुके हैं। एक बात। दूसरा, वो संदेश दे रहे हैं कि सचिन पायलट मेरे मुख्यमंत्री रहते राजस्थान सरकार में कुछ नहीं बनेंगे और उनको पार्टी में भी कुछ नहीं बनने देंगे। तो ये बात अब जो है, क्यों हाईकमान अपना इस तरह से अपमान करवा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इससे पहले भी ठीक। जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई तब उन्होंने नहीं होने दिया, सारे विधायकों से इस्तीफा स्पीकर को भिजवा दिया और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था, उससे मना कर दिया। तो वो लगातार एक बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि मैं जो हूं वहीं रहूंगा, अब ठीक मुझे है, यहां से गहलोत कोई की हटा तरफ नहीं से सकता। साफ संदेश दिया जा रहा है दिल्ली के लिए कि राजस्थान में तो कुछ ऐसा नहीं होगा जैसा छत्तीसगढ़ में किया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।